दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस कार्यक्रम में हम एक ओवरऑल एक जो एक इन टोटालिटी में जो एक चित्र उभर कर आ रहा है, जो एक एक दृश्य जो सामने दिख रहा है हमारे गुजरात की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, उस पर हम बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ मेहमान भी होंगे, आप उनसे परिचित हैं, आप जानते हैं उनको। हमारे 4 PM पर वो नेशनल पर भी जो है वो आते हैं। पहली बार आज 4 PM गुजरात पे आ रहे हैं, अदरवाइज नेशनल जो है उस पर तो आप उनको लगातार सुनते देखते रहते हैं, मिलते रहते हैं। मैं उनका परिचय पहले करवा ही दूं, उनको मैं स्वागत कर ही लूं। राजेश ठाकर साहब हैं, बड़े ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे गुजरात से ही, हमारे अहमदाबाद से ही हैं। तो पहले तो मैं उनका स्वागत करूं कि 4 PM गुजरात पर आपका पहली बार स्वागत कर रहा हूं, मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। और इस मुद्दे पे बात करेंगे। दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि मैं और राजेश जी इस पर बात करेंगे कि गुजरात जो कि एक मॉडल रहा है, चाहे वो राजनीति का मॉडल हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो उसका मॉडल हो, चाहे वो कैसे अपने विरोधियों को धूल चटाई जाए पाए, फिर चाहे वो विरोधी पार्टी में हो या पार्टी के बाहर हो, उसका मॉडल हो, है ना। कैसे प्रचार और प्रसार से एक चकाचौंध खड़ी करके लोगों की आंखों में जो है वो एक तरह से, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि धूल झोंकी जाए, लेकिन ऐसा ही कुछ उसके आसपास का किया जाए ताकि चित्र जो है कुछ ऐसी मायावी दुनिया रची जाए कि हो कुछ और दिखे कुछ, उस बात का मॉडल हो। हर चीज में आप जाइए, देखिए, हर एस्पेक्ट से आप देखिए, हर एंगल से आप देखिए, तो वो गुजरात मॉडल है जो नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे देश पे लागू किया। अब उस गुजरात मॉडल में जब हम ये देखें कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और वही गुजरात जहां पे वो अभी कुछ 1.5 साल पहले 156 सीट विधानसभा में जीत के लाए और माधव सिंह सोलंकी साहब का रिकॉर्ड तोड़ कर दिया, ब्रेक कर दिया, और 156 सीट से उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक जीत दर्ज की विधानसभा में। उसी गुजरात में 1.5 साल बाद जब लोकसभा चुनाव कर पे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का विकृत प्रदर्शन, असंतोष की आग का फैलना, लगातार CR पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष के से उनकी जो भूमिका है उस भूमिका से बाहर निकलकर एक चीफ फायर फाइटर की भूमिका में जो अपने आप को डालना, और लगातार जो है वो बम्बा, जो कहते हैं ना फायर ब्रिगेड का बम्बा होता है, वो जो टैंक होती है उसको लेके हर बार जो है कहीं ना कहीं आग जो लगी है उसको बुझाने के लिए दौड़ भाग करना। जैसे कि आज अभी अब आपसे बात कर रहे हैं तो सुरेंद्रनगर और राजकोट के दौरे पे होते, वहां पे बहुत बड़ी आग लगी हुई है। तो ये सब करने की नौबत क्यों आ सकती है? ये बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े बड़बड़ापन का एक तरह से मुजाहरा होना कि पुरुषोत्तम रूपाला कुछ ऐसा बयान दे दे जिससे पूरा क्षत्रिय समाज जो है वो नाराज होकर बैठ जाए, उनके कैंडिडेचर का विरोध करें, रमनलाल वोरा किसी आदिवासी नेता, महिला नेता के साथ अभद्र और विभत्स भाषा में बात कर ले तो आदिवासी समाज नाराज हो जाए, प्रफुल्ल पटेल जो है बार बार ये साबित करने की कोशिश करें कि कम से कम साबरकांठा में तो मेरे सिवा, मेरी मनोमति के बगैर कुछ टिकट का बंटवारा होना ही नहीं है। तो ये डिसिप्लिन का डंडा रखने वाली पार्टी में ये हो क्या रहा, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। इस पूरे मुद्दे पर सबको एक साथ लेके हम राजेश ठाकर साहब से बात करने लगे। राजेश, ये प्रस्तावना आपने सुन ली, आप ये बताइए कि हो क्या रहा भारतीय जनता पार्टी में? देखिए मयूर भाई, आप भी जानते हैं कि राजनीति के अंदर बहुत सारी चीजें जो दिखती है उससे ज्यादा ऐसा कि कुछ होता है जो बहुत कम दिखता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हमें सड़कों पर दिख रही है, एक ऐसी स्थिति जहां पर चुटकी बजाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है, जहां पर चुटकी बजाते हुए पूरा मंत्रिमंडल है उसको बदल दिया जाता है, पार्टी के अध्यक्ष को बदल दिया जाता है, पूरा संगठन का जो स्वरूप है उसको चुटकी बजा के बदल दिया जाता है और कोई आवाज नहीं निकलती। वही गुजरात मॉडल जिसने आप कहा, उसी गुजरात के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मोहर वाला मैंडेट जो है वो एक बार दे दिया जाता है, के बाद जो है उस मैंडेट को वापस लेना पड़ता है।
ये स्थिति जो बन रही है, उसके पीछे सिर्फ ये छुट-पुट घटनाएँ जो हमको दिख रही है, वो नहीं हो सकता। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के अंदर बड़े प्लेयर्स जो है, वो पर्दे के पीछे भूमिका जो है अपनी अदा कर रहे हैं। और वो संगठन का जो दबाव है, वो दबाव अब हाई कमांड पर पड़ रहा है। और उसी का ये नतीजा जी, है कि जिसको हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार निर्णय कर लेते हैं, फिर उसका लाभ हो या अलाभ हो, वो निर्णय नहीं बदलते क्योंकि उससे उनको लगता है कि मैं कमज़ोर दिखूँगा। वही जी, नरेंद्र मोदी जो है 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने प्रत्याशी बदलते हैं। बदलने के बाद भी स्थिति सुधरती नहीं और बिगड़ती जा रही है। और साबरकांठा के अंदर आज की जो प्रवाही स्थिति है आप जानते हैं कि उनके कार्यालय के ऊपर जो पुलिस को रखना पड़ता है सुरक्षा के लिए। आज भी जो उनके प्रत्याशी प्रचार के लिए निकले शोभनाबेन, तो उनको पिछले जी, दरवाजे से भागना पड़ा। जी, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष और जो शिक्षा मंत्री रहे, रमन लाल वोरा जो सीनियर मंत्री है, वो अपना आपा जी, खो देते हैं और जी। गाली-गलौच एक महिला नेत्री उन्हीं की पार्टी की ने महिला नेत्री के साथ गाली-गलौच करते हैं। तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन जो है, वो संगठन के अंदर दिख रहा है। मैं और दर्शकों को बता दूं कि वो जो अभी दृश्य देख रहे हैं, वो वही महिला नेत्री का है जो आदिवासी समाज से हैं, जिनका नाम अनसुया बहन गामिते है और उन्हीं को गालियां दी गई है, उन्हीं के साथ अभद्र बर्ताव किया गया रमनलाल वोरा के द्वारा। ये इस महिला का सीधा आरोप है। जी, और ये तब हुआ जब भिखाजी ठाकुर को सी आर पाटिल ने बुला के ये कॉम्प्रोमाइज के लिए मीटिंग बुलाई गई थी कि जिसके अंदर जो संगठन है उसको समझाया जाए। उसी मीटिंग के जी, अंदर एक ऐसी चीज हो जाती है कि जो दूसरे एक झगड़े का स्वरूप ले लेती है और भारतीय जनता पार्टी की जो 33% लाके महिला सशक्तिकरण की बात थी, उसकी यहाँ पर जी, धज्जियां उड़ी। एक तो पिछले बार जितनी महिलाओं को टिकट दिया था उसमें से 2 महिलाओं को कम टिकट दिया है यहाँ पर गुजरात में। तो जी, जो पहले बात बताई जाती थी कि शायद गुजरात को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है और 8 से 9 महिलाओं को यहाँ पर टिकट देके जो है मैसेज दिया जाए पूरे विपक्ष को कि हमने एक स्टेट में तो ये किया है, आप करके दिखाओ। वो नहीं जी, किया। तो जब पहला लिस्ट आया, तभी जब हम देख रहे थे मयूर भाई, तो हमको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी क्रीज के अंदर रहकर खेली है, क्रीज से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जी, भरत बिल्कुल। सिंह डाभी, जो खेरालू में उनके भाई को टिकट नहीं देने पर पार्टी लाइन से बाहर जाके बहुत सारी चीजें की थी, उनको जो है रिपीट करना पड़ा पाटन से। जी, मनसुख वसावा जो असहज करने में पार्टी को बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट दिए जिससे पार्टी जो है वो असहज होती है, वो मनसुख वसावा को वहां पर रिपीट करना पड़ा। राजेश जी, चुडासमा जो डॉक्टर चक के सुसाइड केस के अंदर फंसे हुए थे, उसका जो जी, है बहुत मनोमंथन इन लोगों ने किया लेकिन विकल्प मिला या नहीं मिला, पता नहीं क्या हुआ, उनको भी रिपीट किया गया। सुरेंद्र नगर में जो स्थिति बनी, महेंद्र मुजपरा का जो है विकल्प ढूंढने में, जिसको ढूंढने हाँ, लाए, तो कोली समाज जो है वो तलपदा कोली समाज आज उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। पुरुषोत्तम बिल्कुल। रूपाला ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और क्षत्रिय जी, समाज को नाराज कर दिया है। क्षत्रिय समाज जो है वो पूरा प्रदर्शन कर रहा है, जैसे आपने बताया कि फायर फाइटर लेकर सी आर पाटिल कर राजकोट जाने वाले हैं वहां पर मान मनोवत करने के लिए। तो जी, एक स्प्रिंग का काम किया है। बहुत हुँ, दिनों से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर एक रोष जो है वो था। जिस प्रकार से जिस गति से कांग्रेसीकरण किया जा रहा था पार्टी का, इस बार भी जो 26 लोगों को टिकट दिया है, इसमें से 7 ऐसे लोग हैं जिनकी जो है वो कुल जो है वो कांग्रेस का है। जिनका वो ओरिजिनल जिनका भारतीय गोत्र जनता कांग्रेस पार्टी है, के। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयं संघ के बैकग्राउंड से नहीं आए हैं। ऐसे 7 लोगों को दिया गया। बाय इलेक्शन में आप जानते हैं कि 100% जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे, उनको दिया गया है। तो कहीं न कहीं पार्टी के अंदर एक बात ये चल रही है कि जब चुनाव मोदी के नाम पर ही लड़ा जाता है, जब जो है प्रत्याशी को कोई गुजरात के अंदर पूछता ही नहीं है, कमल का सिंबल मोदी का चेहरा देखकर चुनाव जीता जाता है, ये दावा भारतीय जनता पार्टी करती है। तो फिर मोदी के चेहरे का और कमल के सिंबल का जो फायदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए, जो 25-30 साल से मजदूरी करते हैं, उनको नहीं मिलकर कांग्रेस से आए हुए लोगों को क्यों दिया जाए? जब आपकी स्थिति ऐसी है कि जिस स्थिति के अंदर जो है आप खुद ही कह रहे हो कि सारी जगह पर मोदी जी लड़ रहे हैं, उसी तरह से आपको वोट देना है, तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही खड़ा कर दो।
अगर मोदी के नाम पर ही वोट लेना है तो फिर कांग्रेस के लोगों की जरूरत क्या है? या तो फिर ये बात जो दावा किया जाता है कि मोदी के नाम पर गुजरात में सारी चीजें हो जाती है, वो दावे में जो है कुछ ना कुछ कमजोरी आई है। दूसरा एक पहलू इसका ये भी है जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है कि अब लोगों को लगने लगा है कि अगर अब नहीं बोले तो हमको जो है पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी के जो है बैनर लगाना पड़ेगा, जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं उनके लिए पांडाल लगाने पड़ेंगे, यही भूमिका हमारी रह जाएगी। इससे आगे जो है पार्टी हमारे लिए सोचेगी नहीं। तो नितिन पटेल मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ये सारी जो चीजें हुई है उसमें पहली सूची आने पर नितिन पटेल ने जो स्टैंड लिया कि भाई मैं सीआर पाटिल और अमित शाह दोनों से सीनियर हूं, उनके उन्होंने जो स्टैंड लिया उसके पीछे यही मतलब हो सकता है। यही मतलब पुरुषोत्तम रूपाला के समकक्षु मनसुख मांडविया से सीनियर हूं, तो जो पहली सूची आती है उसी सूची में मेरा नाम हो जाना चाहिए। अगर मेरा नाम होने के बावजूद भी पार्टी को इतना मंथन करना पड़ रहा है कि दूसरी सूची के लिए मुझे राह देखनी पड़े, तो ये कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा होगा कि ये मेरा सम्मान जो है वो पार्टी नहीं देख रही। दूसरी एक चीज उन्होंने वो आजकल खुल के बहुत बड़ी बैटिंग, मतलब खुल के बैटिंग कर रहे हैं। हाँ, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने ये कहा कि मेरे अलावा और 32 लोग हैं। उसका मतलब ये हुआ कि नितिन पटेल के आवेदन के बाद पार्टी ने ये कोशिश भी नहीं की कि नितिन पटेल जब आवेदन दे रहे हैं या उनके समर्थक आवेदन दे रहे हैं तो पार्टी ये करे कि दूसरे लोगों को बोल दे, जैसे गांधीनगर में किया जाता है, सीआर पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी में किया जाता है कि दूसरे किसी के जो है आवेदन नहीं आते। तो ऐसा हो सकता था, लेकिन मेरे साथ 32 लोग हैं और मैं हाईकमांड को जो है परेशान करना नहीं चाहता। उसका मतलब उन्होंने ये मैसेज दिया पार्टी के अंदर कि इतने साल देने के बाद, इतनी सरकारों के अंदर नंबर 2 होने के बाद भी मुझे अगर ये 32 लोगों के साथ कॉम्पीट करना पड़ता है टिकट के लिए, तो जो है मेरा जो है ये आवेदन वापस लेना ही मेरे लिए ठीक है। ये जो मैसेज गया वो कहीं न कहीं पार्टी के अंदर चली गई बात, और उसको ज्योति पंड्या ने जो है बड़ौदा से उसमें जो है आवाज की। लेकिन ज्योति पंड्या इतनी बड़ी इफेक्ट करने वाली नेता नहीं है। वो सॉफ्ट बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष रही हुई है, वहां की मेयर रही है, बहुत सीनियर जो है महिला आगेवान है, लेकिन वो बड़ौदा की सीट पर बहुत बड़ा असर कर दे ऐसा नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारी जो चीजें हो रही है उसका डायरेक्टर कोई और है, और वहां से जो है ये सारी चीजें अलग अलग जगह से या तो सीआर पाटिल को कमजोर होने के लिए की जा रही है, या तो फिर हाईकमांड जो है उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि गुजरात के अंदर जो हो रहा है उसको आप दिल्ली में बैठकर निर्णय करते हो, लेकिन समझ नहीं रहे हो कि जमीन पर क्या स्थिति है, कार्यकर्ता क्या सोच रहा है, कार्यकर्ता जो है उसकी जो पीड़ा है वो क्या है। जब पार्टी के कार्यकर्ता ही पार्टी के अंदर अपने लिए आरक्षण की मांग कर, इससे बड़ा व्यंग क्या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के कि भाई आप जिसको भी देना है कांग्रेस आए उनको लो, आप गोविंद धोलकिया की तरह जो है पैसों से टिकट दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए 25-30% आरक्षित सीट तो रखो कि यहाँ पर जो है हमारी कुछ ना कुछ दावेदारी हो। तो ये मजाक लोगों के बीच में भी बन रहा है, आप पब्लिक मैं परसेप्शन आपको भी है। बताऊं ठाकर साहब, मेरी मेरी कल कुछ भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो हमारे मित्र हैं, जो कार्यकर्ता भी है, नेता भी, मेरी कुछ बातें हो रही है। तो पहले क्या होता था कि कहते थे कि मयूर भाई यार आपसे फोन पे बात नहीं करेंगे, है ना। अब बचाने की हिम्मत खुल गई है। मतलब बोलिए बोले मयूर भाई क्या बात है। मैंने कहा मैं तो ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन कर रहा हूँ। तो बोले हम तो बिल्कुल सही है, बढ़िया है, बस अब नई कौन सी जगह पे कुर्सी सजानी है, कुर्सी को पोंछा मारना है, कहाँ मंडप पंडाल लगाना है, कौन से कांग्रेस से आए नेता के लिए प्रचार में जाना है, उसको जिताना है, बस उसी में बैठे हुए हैं, फिराक में बैठे कि कब किसके पीछे क्या करना पड़े। हम तो बोले अब तो हमको पता चल गया कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, तो अब तो यही नियति हमने स्वीकार कर लिया। एक ने हमको ये कहा, क्या कहें, उसका नाम दे नहीं सकते, एक सज्जन ने हमको ये कहा कि नरेंद्र भाई ये कहते हैं कि आप हर जगह मैं लड़ रहा हूं, मुझे वोट दे रहे हैं, ऐसा करके, जैसे आपने भी कहा अभी। तो बोले फिर इसमें इंसान को खड़ा करने की क्या जरूरत है। जब जब वोट सब मोदी साहब को ही जाएंगे, मोदी महाराज को ही जाने वाले हैं, और जो लोग जो इंसान की शक्ल में बोले जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, वैसे उनकी अपनी खुद कोई सोच या तो उनकी कोई विचार चलने वाले है नहीं, उनकी खुद की कोई बुद्धि का कोई उपयोग नहीं होना है। तो फिर चुनाव जो है बोले उसको बड़ा कटाक्ष किया उसने।
बोले इसमें संशोधन होना चाहिए कि अब जानवरों को भी, एनिमल्स को भी चुनाव में खड़ा कर सकते हैं एज ए कैंडिडेट, क्योंकि वोट तो फिर नरेंद्र भाई को ही जाना है, तो चाहे वो गधा खड़ा रहे या इंसान खड़ा रहे, ऐसी ऐसी बात भी हमको किसी ने बताई है कल। तो नहीं, बहुत सारे आपके साथ नहीं, डिबेट खत्म होने के बाद जब हम ऑफलाइन बैठे होते हैं तो या डिबेट शुरू होने के बाद अब कहने लगे हैं कि हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये बात आप बोल देना। तो जो उनकी जो पीड़ा है वो कह रहे हैं कि हम नहीं कह सकते, हम करके करेंगे क्या, उनको हम जाएंगे कहाँ। ज्योति पंड्या ने जो कहा ना कि मैं जो कह रही हूँ मैं विसल ब्लोअर हो रही, लेकिन मुझे पता है कि मैं पॉलिटिकल सुसाइड कर रही हूँ। तो अगर पॉलिटिकल सुसाइड ही करना है तो कोई बोलेगा क्यों, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि कोई ना कुछ ये बात को बोले। और कहीं ना कहीं से ये जो बात है संगठन के अंदर जो बात हो रही है ना कि एक व्यक्ति से पूरा चुनाव जो है जीता जाता है, तो संगठन के अंदर ये भाव आता है कि फिर हमारी जरूरत क्या है, आएंगे मोदी जी रोड शो करेंगे और चुनाव जिता के चले जाएंगे। प्रत्याशी जो उनके अंदर भी ये होता है कि हम काम करेंगे या नहीं करेंगे, हम कोई कांड करेंगे या नहीं करेंगे, जो है वो मोदी जी आएंगे और हमको जिता के ले जाएंगे। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता पर भी इसका असर पड़ता है और जो प्रत्याशी है उन पर भी इसका असर पड़ता है कि अगर मैं कुछ भी अच्छा काम करूं, अगर जीतने के बाद यही कहा जाएगा कि मोदी जी आए थे और 156 जो है सीट एक ही रोड शो में जो है जीता के ले गए थे, तो फिर मेरी भूमिका कहाँ है। ये चीज स्वाभाविक है सभी जगह पर आएगी। लेकिन इस बार जिस प्रकार से वो डिफेंसिव खेले हैं, 50% सीट पर जो है वो नो रिपीट थियरी नहीं ला सके। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो उनको बदलना चाहती थी पार्टी, फिर भी उनको नहीं बदला। और जब दिया गया प्रत्याशी है उनका नाम वापस लिया गया, तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी के अंदर प्रेशर बनाने में ये जो लोग हैं वो सफल हुए हैं। ये एक बात स्पष्ट दिख रही है। दूसरा, जितना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, सीआर पाटिल ने विधायकों की मीटिंग बुलाई थी, 156 को बुलाया था, 103 लोग आए, 50 नहीं आए। और हाँ, और उन सारे लोगों को ये बोला गया कि आप बोलो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1 लाख का मार्जिन से जिताओगे कि नहीं जिताओगे। तो जब बच्चा को उसका बाप पूछता है कि 100 में से कितना 90 मार्क आएगा कि नहीं आएगा, तो परीक्षा से पहले मार नहीं पड़े इसलिए बोल देता है हाँ 90 नहीं 95 आएगा। लेकिन विधायक खुद सोचता है कि मैं खुद जो है वो 22,000, 25,000, 15,000 के मार्जिन से जीता हूं, तो 5 लाख में कल ही मैंने कहा था एक डिबेट में, कुछ लोगों को तो आज भी आश्चर्य है कि मैं कैसे जीता हूं। और मैंने कल ही एक डिबेट में कहा था कि आप मान लो कि 26 सीट जो है वो 5 लाख से मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिसमें कुछ सीट ऐसी है, दाहोद की सीट है 1,27,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, जूनागढ़ की सीट जो है वो 1.5 लाख के मार्जिन से जीती थी, पाटन की सीट है वो 1,90,000 वोट के मार्जिन से जीती थी, खेड़ा की सीट जो है वो 1,97,000 के मार्जिन से जीती थी। तो सारे सीट में अगर आप 5 लाख के वोट से जीतते हो तो उसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है वो 70% से ज्यादा हो जाएगा। तो 156 सीट आने के बाद भी ये स्थिति नहीं थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है 40-42 लाख वोट ले गई और कांग्रेस के वोट जो है वो 40-42 लाख घट के 80 लाख पर आ गए। जो डिवीजन हुआ उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो आज भी जो है 1,20,00,000 वोट तो विधानसभा में भी आपके खिलाफ थे। और जब बड़ा इलेक्शन आता है तो बड़ा इलेक्शन में हम देखते हैं कि लोगों की रुचि थोड़ी कम होती है, उसमें वोटिंग परसेंटेज भी, संगठन की भी रुचि भी थोड़ी कम होती है और लोगों का पार्टिसिपेशन भी थोड़ा कम हो जाता है। उसमें 5 लाख के मार्जिन से जीतना एक साइकोलॉजिकल गेम के लिए ठीक है कि उन्होंने बोल दिया है, लेकिन विधायक को जब आप बोलते हो, आप कमलम के कार्यालय के लिए ये कह दो कि 1 करोड़ आएंगे कि नहीं आएंगे तो ठीक है, वो कहाँ से भी लेके आएगा। लेकिन जो आप बोलो कि 1 लाख का मार्जिन हर जो है विधानसभा से आप लाओगे कि नहीं लाओगे, तो वो कहां से लाएगा। तो सभी ने, किसी ने ना नहीं किया, सभी ने ये बोला कहां हो जाएगा। लेकिन स्थिति जो है वो पार्टी को पता है और 3-4 सीट ऐसी है कि जहां पर इस बार जंग जो है वो कैंडिडेट के वर्सेस कैंडिडेट की हुई। बनासकांठा के अंदर आप देखें तो कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई नहीं, वहां मोदी राहुल नहीं हो सकता। वहां पर जो ज्ञानीबेन है उनकी खुद की यूएसपी है। आप भरूच में चले जाओगे, चैतर वसावा सीट निकाले कि नहीं निकाले, चैतर वसावा की खुद की यूएसपी। आप केजरीवाल ने जेल में डाल दिया, आपने केजरीवाल की चैतर वसावा को बहुत जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी जगह है
4 या 5 सीट अनंत पटेल को आप उसमें ले सकते हो। तो ऐसी सीटें हैं कि जहां पर जो जंग है वो कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट हो जाती है, और ये इलाके भी ऐसे हैं जिसमें मोदी के आने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। अगर मोदी के आने से ये आदिवासी बेल्ट में फर्क पड़ता तो अगर इतने सारे सुरेंद्र नगर में आदिवासी नेताओं को देना नहीं। अगर सुरेंद्र नगर में भी अगर कांग्रेस ऐसा कोई अच्छा उम्मीदवार कैंडिडेट ऋत्विज मकवाना की बात चल रही है, अगर वो जो मान जाते हैं ऋत्विज हाँ, मकवाना को, या पूजा भाई वंश की बात चल रही है जूनागढ़ या यहाँ के लिए, तो ऐसे हाँ, कोई प्रत्याशी को वहां पर रख देंगे तो 5 या 7 सीट ऐसी है जिसपे फोकस करके लड़ेंगे। आप अर्बन सीट छोड़ दिए, नवसारी को छोड़ दो, गांधीनगर तो छोड़ो, वो तो प्रतीकात्मक लड़ाई आपको लड़नी है इसलिए आप लड़ रहे हैं। लेकिन अगर 5-6 सीट ऐसी है जिसके अंदर आप मजबूती से लड़ो, और दूसरी चीज ये है, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जो बाई इलेक्शन है इसमें भाजपा का संगठन जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि कांग्रेस से आए हुए लोग जो है पराजित। हार जाए। और जब छोटे चुनाव में आप ये कोशिश करते हो तो इसकी असर जो है बड़े चुनाव में पड़ती है। कोई भी आदमी 2 ईवीएम में अलग अलग बटन नहीं दबाता कि एक जगह पर कमल को वोट दिया, दूसरी जगह पर जो है पंजे के निशान पे वोट दिया, जो दोनों एक ही जगह जाएगी। अगर आप विधानसभा में हराने की कोशिश करोगे तो इसकी सीधी असर जो है वो ऊपर के चुनाव में पड़ेगी। और इसीलिए जो विसावदर वाला पेज जो है उन्होंने फंसा के रखा है वो कोर्ट के नाम पर, वो इसीलिए रखा है। उनको दिक्कत ये थी कि हर्षद रिबड़िया को दे या भूपत भायाणी को दे, ये सबसे बड़ा उनके पास सवाल था। और आम आदमी पार्टी जो है वो अपना प्रत्याशी वहां पर लेके जाती तो क्या होता, तो उसके लिए उसको उन्होंने जो है उसको फंसा के रखा है। लेकिन जो बाई इलेक्शन है उसमें बीजापुर के अंदर ये होने की कोशिश की जा रही है लोगों के द्वारा। बीजापुर में तो राजेश भाई, बीजापुर में तो ठाकर साहब गोविंद पटेल जैसे पुराने जनसंघी ने अपने समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया। सीजे चावड़ा को जिस तरह से लाया गया और टिकट दे दी गई उसके बिल्कुल खुलकर विरोध करते हुए, और मोदी साहब को भी खत लिखा उन्होंने, कहा कि यही समय है, सही बात समय ये है। मयूर, बात ये थी कि सीजे चावड़ा को ऐसा बताया जाता है कि उनको साबरकांठा में जो है एमपी का चुनाव लड़ाने की बात थी, और एक्चुअली बीजापुर बात के ये थी। अंदर एक्चुअल बात ऐसी हुई थी। फिर वहां पर क्या, अमरीश डेर के साथ क्या हुआ, अमरीश डेर ने जो है वो पार्टी तो ज्वाइन कर, जो विधायक थे उनको टिकट मिल गया, लेकिन जो विधायक नहीं थे और पार्टी के अंदर गए हैं उसका कल क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। तो जवाहर चावड़ा जिस तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक एक होटल से दूसरी होटल में अच्छा खाने के लिए गए गए थे, अब वही होटल का जो है स्वाद उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो ये सारी जो स्थिति है, और पार्टी के अंदर इतना ज्यादा कांग्रेसीकरण हो गया है भाई, कमलम में अगर आप जाओगे तो, मैं तो अभी डिबेट में मेरे साथ कांग्रेस के में अभी अभी गए हुए हैं जो है 100 प्रवक्ता बनाया उनको, वो डिबेट में आए तो मैंने उनको बोला जब आप आओ तो पहले स्टूडियो में आने से, किसकी बात कर रहे हैं? घनश्याम भाई गढ़वी थे। घनश्याम तो गढ़वी मैंने साहब, हाँ। तो मैंने उनको बोला कि आप घनश्याम भाई आओ तो सबसे पहले वो गमछा डाल दो। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत साल तक जो है आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ डिबेट करते हुए देखा था, आप जो है अब यहाँ से हो या वहां से वही हमको पता नहीं चला, ऐसा बहुत सारा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है अभी डिबेट में, पता नहीं क्यों, लेकिन डिबेट में सारे लोगों को भेजना बंद कर दिया। बंद कर दिया, एक भी मैंने डिबेट, सुना है। हाँ, एक भी डिबेट में वो नहीं आते। उसमें कारण नहीं बता रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो अभी पार्टी के भीतर में चल रहा है उसमें जो है पार्टी का ज्यादा जो है वो पर्दाफाश ना हो, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का ये लोगों ने बहिष्कार किया था, अब उनका गठबंधन हो गया कांग्रेस के साथ, तो अगर आम आदमी पार्टी के सामने आप नहीं बैठोगे तो कांग्रेस भी आपके सामने नहीं बैठेंगी, तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं बैठना पड़े, वो एक कारण हो सकता है। लेकिन वो जो लोग हैं वो अभी डिबेट में नहीं आ रहे, तो उसका मतलब ये क्या हुआ कि उनको ना मीडिया की जरूरत है, ना प्रत्याशी कौन है इसकी जरूरत है, उनको सिर्फ मोदी की जरूरत है। और संगठन ये सोच रहा है कि अगर मोदी की जरूरत है मोदी जी आएंगे और जो है जीता के ले जाएंगे। यही परेशानी जो है, 5 लाख के मार्जिन की बात आप छोड़ दो, 5 सीट ऐसी है कि जहां से एक भी सीट के अंदर अगर उलटफेर हो गया तो गुजरात में एक सीट हारना उसका मतलब नाक कटने के बराबर है। आप फिर कितनी भी सीट देश के अंदर से लेके आओगे, लेकिन गुजरात के अंदर एक सीट भी हारना। और दूसरा क्या हुआ है, कॉन्फिडेंस पैदा हुआ संगठन में कि आवाज उठी तो निर्णय बदला, यानी कि हम बोलते हैं तो कुछ ना कुछ परिणाम मिलता है। ये कॉन्फिडेंस जब संगठन में आता है तो ये जो वायरस है धीरे धीरे ज्यादा फैलने लगता है। आपको पता होगा जब
राजपा भाजपा वाला डिवीजन हुआ था, उसके पहले ऐसे ही शुरुआत हुई थी। अब ऐसे मुझे ही। याद है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मुकुल शाह और दीप्ति बेन, उनका जो पत्नी थे, दोनों लड़ रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया और फिर टागोर हॉल में अहमदाबाद के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ। फिर लोकशाही सुरक्षा समिति बनी, फिर उसको पर्दे के पीछे से शंकर सिंह वाघेला ने जो है ड्राइव किया, और 3-4 साल के जो ये सारे कार्यक्रम के बाद पार्टी के अंदर वो हजूरिया मजूरिया वाला जो है वो कांड हुआ। तो चुनाव तो मैं समझता हूँ कि इससे और मीडिया परसेप्शन, मेन मीडिया परसेप्शन ये बना रही है कि भारतीय जनता पार्टी का झगड़ा जो है वो ईवीएम तक नहीं पहुंचता। लेकिन मेरा सोचना ये है कि आप चुनाव जीत जाओ, लेकिन संगठन के तौर पर अगर आप हार जाते हो तो वो सबसे बड़ी आपकी हार है। हो सकता है कि 26 में से 26 सीट आप जीत जाओगे, लेकिन ये जो आपको दीमक लग रही है संगठन के भीतर, वो अगर उसका इलाज ये लोगों ने नहीं किया, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो हो सकता है तो आज नहीं तो कल, आज बड़ा चुनाव है, कल छोटे चुनाव के अंदर, और फिर जब आपका नेतृत्व और कमजोर होगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी अब जो है 10 साल 20 साल तो रहने वाले नहीं, तो जब कमजोर होगा तो आप 2 से जो है 400 का सपना देख रहे हैं, लेकिन एक बार जब गिरोगे तो फिर 100 का ख्वाब भी आप नहीं देख पाओगे। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो जाएगी। और यही, और आरएसएस की एक पुरानी कैडर है जो अभी है, जो पार्टी का नुकसान नहीं होने देती कुछ भी करके, मान मनोबल करके। लेकिन अब जो नई जनरेशन है वो तो आरएसएस की शाखा को जो है वो गेट समझ रही है भारतीय जनता पार्टी में जाने का। 4 दिन जो है वो खाकी पैंट पहन के वहां पर चले जाओ, फिर कॉर्पोरेशन का टिकट मांग लो, क्योंकि थप्पा लगा है उसके पीछे आरएसएस का। तो उनको ना आरएसएस से लेना देना है, भाजपा से लेना देना है, उनको जो है अपने कैरियर से लेना देना है। ऐसे लोग जो है वो पार्टी के अंदर मजबूती से लड़ नहीं पाए। और जो कांग्रेस से गए हुए बहुत ज्यादा समूह वहां पर हो गया है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, आप गिनने लगोगे तो कितने नेता जो है वो गए हैं, तो उनके समर्थक भी गए होंगे। वो भी एक गुट बना के भारतीय जनता पार्टी में जो है वो अपना काम करना शुरू करेंगे, जब उनको लगेगा ये यहाँ से भी हमको साइडलाइन किया जा रहा है। तो वो लोग जो अपनी पार्टी के साथ किया है, ये पार्टी के साथ तो उनको कोई मोहब्बत है नहीं, वो तो अपना भविष्य देखने के लिए गए, तो वहां पर ये होगा। तो ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ जो है, मैं समझता हूँ लोकसभा का चुनाव नहीं है, उनका संगठन के अंदर किस प्रकार से काम होगा, उसको अपना जो है वो रीढ़ का हड्डी जो संगठन है उसको बचाना है, कि सिर्फ चुनाव जीतना है ये तय करना पड़ेगा। ये इस प्रकार की गंभीर स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हुई है, जो अभी ऐसा नहीं दिखा रही है कि बहुत बड़ा उसमें डिवीजन हो जाएगा या कोई क्रांति हो जाएगी, लेकिन ये एक शुरुआत है। अगर ये जो चिंगारी है उसको जो हवा मिली तो फिर ये आग पकड़ सकती है, और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 3-4 साल के अंदर भुगतने पड़े। आपके हिसाब से ऐसी और कितनी सीट्स हैं अभी भी गुजरात में लोकसभा के लिए, जहां आपको लगता है आज के हालात देखते हुए कि उस विरोध और दबाव के कारण और कैंडिडेट्स जो बदलना पड़े, उम्मीदवारों को बदलना पड़े, ऐसी कितनी सीटें लगती हैं आपको? देखिए, तो बनासकांठा ये जो सीट है वो मुझे लगता है, बनासकांठा और पाटन सीट भी कांग्रेस के लिए अच्छी है, अगर उसको पूरी रणनीति के साथ और संगठन। और इस बार कांग्रेस ने एक काम किया है, उन्होंने क्या किया, ठाकुर वर्सेस ठाकुर नहीं होने दिया, पटेल वर्सेस पटेल नहीं होने दिया। बनासकांठा में चौधरी है तो सामने ठाकुर को लाके खड़ा कर दिया है। साबरकांठा के अंदर भी आप देखो तो ठाकुर है तो वहां पर चौधरी को लाके खड़ा कर दिया है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि उन्होंने इस बार काम उस पर किया है। तो मैं एक बनासकांठा देखता हूँ, मैं पाटन देखता हूँ, मैं दाहोद देखता हूँ, साबरकांठा जो है उसमें भी अच्छे से ये लोग लड़े। तो हो सकता है जो भरूच है उसमें तो अब ओवैसी भी आएंगे, हो सकता है फैजल या मुमताज भी जो है इंडिपेंडेंट लड़ रहे, जो छोटू वसावा है वो भी अपना कैंडिडेट उतार देंगे। तो वो सारी चीजें वहां पर भरूच के अंदर करेंगे, लेकिन जो हवा बन रही है वो हवा जो है उसको अगर ये लोग चुनाव के आखिरी दिन तक बनाए रखते हैं तो मैं समझता हूँ भरूच के अंदर एक अच्छी फाइट वहां पर हो सकती है। उसके अलावा जो है सुरेंद्र नगर वाली सीट जिसकी हम बात करें, जूनागढ़ की सीट, जूनागढ़ के अंदर भी राजेश चुडासमा के खिलाफ वो उनका डॉक्टर चग वाला जो है वो अपने आप से उन्होंने कह दिया कि हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया है। चग परिवार से जो है कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है, तो उसके खिलाफ भी जो वहां पर बात है, वो ये सारी चीजें सीटें ऐसी है जो बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। ये सारी सीटें 1.5 से 2 लाख के बीच में भारतीय जनता पार्टी जीती है।
तो जो 5 लाख, 6 लाख या 3.5 लाख, 4 लाख वाली अर्बन की सीटें हैं, उससे मैं समझ रहा हूँ कि अगर कांग्रेस इस पर फोकस करके लड़े, तो ये सारी सीटें जूनागढ़ है, पाटन है, साबरकांठा है, खेड़ा है, और दाहोद है, बनासकांठा है, ये सारी सीटें ऐसी है कि जहां पर कांग्रेस जो है कम से कम हरा नहीं पाए, तो भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी स्थिति पर लाके खड़ी कर सकती है कि जो 5 लाख का सपना देखती है वो 50,000 के अंदर आ जाए। तो वो भी कहीं ना कहीं संगठन के अंदर प्राण खींचे। सारे चुनाव जो है जीतने के लिए नहीं लड़े जाते। कांग्रेस की अब की जो स्थिति है, उस स्थिति के अंदर उसके संगठन को खड़ा करने के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 2 या 3 सीट के अंदर हो सकता है कि चुनाव आप हार जाओ, लेकिन आखिरी तक जो है राउंड तक उसमें उलट-फेर चलता रहेगा, तो कार्यकर्ताओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो छोटे चुनाव में फिर वो काम में आता है। और बनासकांठा और पाटन तो ऐसी सीट है जिसके नीचे जो विधायक है, जो 17 है इसमें से 7 ये दो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से कांग्रेस में आए। तो कांग्रेस जो बची खुची जहां पर बची है, वो ये 2 सीट है। आदिवासी बेल्ट के अंदर नेताओं को ले गए हैं ये लोग बहुत सारे कांग्रेस से, लेकिन नेता के जाने के साथ जो है पूरे कार्यकर्ता चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अर्जुन भाई चले गए तो अर्जुन भाई के साथ जो लाभार्थी कार्यकर्ता है, जो उनके साथ बैठकर जो उनके थोड़ा बहुत कान होता होगा, वो जाता है, लेकिन पूरा जो है पब्लिक या पूरे कार्यकर्ता पूरा संगठन चला जाता है, ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से चुनाव लड़ेंगे और जहां जहां पर उनके कैंडिडेट मजबूत है, वहां पर कोशिश ये करेंगे कि कैंडिडेट को ही चुनाव में आगे करना है, पार्टी को पीछे रखना है। तो फिर ये राम मंदिर, ये मोदी, ये सारे जो नैरेटिव्स है वो नहीं चलेंगे। वहां पर वही चलेगा कि ये लड़ने वाली बाई है हमारे लिए, ये रेखा बहन को हम नहीं पहचानते, लेकिन ज्ञानी बहन जो है वो कलेक्टर का जो है कॉलर भी पकड़ लेती है कभी, और जो एसपी है उसको गाली देकर भी काम कराती है। तो हमको ऐसा आदमी चाहिए कि जो हमें इजीली अवेलेबल है। ये अगर बात चली जाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये चुनाव के अंदर कहीं न कहीं उलटफेर हो सकता है। हाँ, पर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि अभी क्या ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पे ऐसी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस विरोध, आंतर विरोध और असंतोष के चलते अपने उम्मीदवारों को अभी बदलना पड़े? ऐसी और कितनी सीटें हैं? क्या देखते हैं आप ऐसी कोई सीटें? अब मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये गलती करेगी। ये बड़ौदा के अंदर तो ठीक है, बड़ौदा के अंदर भी उनको बदलने की जरूरत नहीं है। बड़ौदा तो नरेंद्र मोदी की विरासत वाली सीट थी, उन्होंने खाली की थी, रंजन बेन को दे दी थी, और जो है वो लगभग 6 लाख के आसपास से मार्जिन से जीती गई सीट थी। 6 लाख के बजाय 60,000 मार्जिन से सीट तो जीती जाने वाली। उनको मैसेज देना होता कि भाई आप कुछ भी कर लो, हमने निर्णय ले लिया है, अब वही होगा। तो बड़ौदा तो उनके लिए वो चैलेंजिंग सीट थी नहीं कि वहां पर अगर रंजन बेन को रखते तो वो सीट चली जाती। साबरकांठा के अंदर ये स्थिति थी, लेकिन अब 2 सीट बदलने के बाद जो स्थिति बनी है, क्योंकि बड़ौदा में बदलने के बाद भी जो है अभी हेमंत जोशी के खिलाफ भी जो है लोग आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पर साबरकांठा के अंदर तो और ज्यादा स्थिति बिगड़ गई, भिखाजी से ज्यादा जो है अब शोभना बेन का विरोध वहां पर हो गया है, और अब जो है पूरा नैरेटिव जो है आदिवासी वर्सेस बीजेपी हो गया है। तो मैं नहीं समझता कि अब जो है वो स्थिति है कि वो लोग अपने प्रत्याशी को बदलेंगे। अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब जो है सारी जगह पर वो लोग जाएँगे, उनके नेता उनके मान मनोबल करेंगे, और इस बार की स्थिति देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि नेता जो है वो तो मान जाएँगे। नेता जो है वो कहेंगे हाँ ठीक है, हम पार्टी के साथ हैं। लेकिन उनके जो समर्थक है या कार्यकर्ता है, उनको जो है वो बोल देंगे कि आपको जो करना है करो। तो ये स्थिति इस बार है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चैलेंज जो है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है। और दूसरा जो अच्छे प्रत्याशी कांग्रेस ने जहां पर दिए हैं कि जो जिनकी खुद की शाख है, वहां उससे भी भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है। तो अब आज से 1 महीने पहले अगर कोई हमको पूछता, तो हम क्या कहते कि गुजरात के अंदर चर्चा करने जैसा कोई माहौल ही नहीं है। हमें इंटरेस्ट नहीं था लोकसभा के अंदर कि भाई कांग्रेस की जो स्थिति हो रही है, अब 17 है, वो 17 भी नहीं बच रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी है उसको 5 में से 1 चला गया है। तो कैसे ये लोग लड़ेंगे? ये कांग्रेस की जो स्थिति है, संगठन की स्थिति, उनके नेताओं की स्थिति, तो उसमें हम ऐसा ही कह रहे थे कि गुजरात के अंदर जो है 26 में 26 भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। लेकिन अब जो है हम भी चर्चा कर रहे हैं, और ये हमको मौका किसने दिया? ये कांग्रेस ने नहीं दिया।
ये मौका खुद भारतीय जनता पार्टी ने हमको दिया है। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो हम बार-बार कहते हैं कि कांग्रेस को हरा नहीं रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस खुद हार रही है। तो इस बार हो सकता है कि 2 या 3 सीट पर ऐसा हो कि वो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस नहीं हराए। भारतीय जनता पार्टी खुद जो है उस सीट पर अपनी अंदरूनी तकलीफों की वजह से वो हार जाए। वो सारी ये चीजें चलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन वाली पार्टी है, सब डैमेज कंट्रोल, अमित शाह सबको बुलाएंगे, फिर जो है कुछ नहीं होगा। ये सारी चीजें वो मैनेजमेंट के लिए, मीडिया मैनेजमेंट के लिए सब करेंगे। लेकिन जिस लेवल पर ये सब हो रहा है, साबरकांठा के अंदर इतनी सारी 3 मीटिंगें हो चुकी है। वहां के क्लस्टर प्रभारी ने एक मीटिंग की, सीआर पाटिल ने एक मीटिंग की, कल जो है संगठन लेवल पर तीसरी मीटिंग हुई। उसके बाद भी जो है आज भी लोग जो है रास्ते पर है और पूरा एक शहर मेघरज बंद रहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्यकर्ताओं के दम पर। तो ये बड़ी चीज है। और इससे 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 क्या हुआ है, जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं ना, उनको अब डर लगने लगा कि अगर ये लंबा चल गया तो फिर हमारा भविष्य क्या गया। क्योंकि अभी जो लड़ाई है वो उसी की है कि बाहर से आए हुए लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अभी की लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर की लड़ाई, वो लोग जो है वो नहीं बता रहे। वो ये बता रहे हैं कि बाहर से आए हुए लोगों को आप सब कुछ दे रहे हो, पार्टी के अंदर के लोग जो है उसको आप कुछ नहीं दे रहे हो, इसकी हमारी लड़ाई है। तो एक अंतर्विरोध ये भी शुरू होगा। वो जो लोग गए हुए हैं उनको भी लगेगा कि अब जो ये इस स्थिति के अंदर अमरीश डेर है, उनको भी ये जो है फिक्र होगी कि कल उठकर मुझे टिकट देंगे तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर भी विद्रोह कर दें। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों से भारतीय जनता पार्टी को जो है यहाँ पर निपटना पड़ेगा, ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकर साहब, आपने एक अच्छा, बहुत ही बढ़िया सा एक आकलन जो है, चित्र जो है आज की तारीख में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही जद्दोजहद, आयाती लोग जो हैं, जो इंपोर्ट किए गए कांग्रेस से लोग हैं, उनको लेकर पैदा हुई गुजरात भाजपा में स्थिति, और पुरानी गुटबाजी और उसमें जो मिला है रंग नई गुटबाजी का वो, और इस तरह से गुजरात मॉडल जो है वो परेशानियों का और मुश्किलों का और बहुत सारे पड़कार जिसके कहते हैं, मतलब कि चैलेंजेस, चुनौती जिसको कहते हैं, उसका सामना कर रहा है संगठन, और संगठन का नेतृत्व, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो। ये आपने पूरी तरह से खुल कर बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे ऐसे ही बात करते रहेंगे। जब चुनाव सर पे है तो आपको बुलाते रहेंगे, गुजरात की स्थितियों पर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, राजेश ठाकर साहब आपने सुना, तो भाई वो जो गुजरात मॉडल जिसका दम भरा जाता है वो खतरे में है। और अगर यहाँ पे ये मॉडल जो है थोड़ा बहुत अगर टूटा फूटा या थोड़ा बहुत अगर चकनाचूर हुआ, तो उसका इम्पैक्ट जो है, उसका असर, उसका प्रभाव वो फिर पूरे देश पर पड़ेगा, क्योंकि यही मॉडल तो पूरे देश पे लागू किया गया है। हमको ये बताना था आपको। अब आप क्या बताना चाहते हैं? आप इस बातचीत को सुन के आपके मन में क्या सोच, क्या राय बनी है, वो आप हमको लिख के जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही है, सही सच्ची लग रही है, तो फिर आप ही के लिए है कमेंट बॉक्स, लिख के उसमें जरूर से बताइए हमको। और इसके साथ साथ अगर बात हमारी पसंद आई है, सच्ची लगी, सही लगी, तो फिर इसको लाइक भी करें, इस वीडियो को। आप इसको, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कर सकते हैं वीडियो की, है ना। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। यही छोटी सी विनती है जो हम हमेशा करते हैं, आज भी कर रहे हैं, तो मान लीजिए उसको, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।